हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिडियोमाइकोटिना जो उप डिवीज़न है इसमें पढ़ेंगे ऑस्टिलेगो, जिसे हम स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं। पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर हमारे कोर्स में पक्सिनिया जो कि रस्ट डिजीज़ कॉज करता है उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया। सेकंड कवक बेसिडियोमाइकोटिना के अंदर है ऑस्टिलेगो जो कि स्मट रोग धान्य फसलों पे कॉज करते हैं। तीसरा कवक बेसिडियोमाइकोटिना में है सबसे उच्च श्रेणी का कवक जिसे हम कहते हैं एगेरिकस। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एगेरिकस। आज स्टार्ट करते हैं ऑस्टिलेगो जिसे हम स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं। सबसे पहले किसी भी कवक का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो इसका जो वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन है बच्चों, जगत माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, उप डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, वर्ग है टीलियोमाइसिटिस और गण मतलब ऑर्डर्स है ऑस्टिलेजिनेल्स और इसकी जो फैमिली है कुल है ऑस्टिलेजिनासी। इस ऑस्टिलेगो की लगभग विभिन्न 300 जातियां हैं और ये सामान्यतः जो है स्मट फंजाई के नाम से प्रचलित हैं। सभी जातियां जो हैं वो विभिन्न धान्य फसलों या सीरियल क्रॉप्स पर परजीवी के रूप में देखने को मिलती हैं तथा विनाशकारी रोग जिसे हम कहते हैं स्मट रोग या स्मट डिजीज़ जो है वो कॉज करती हैं। नेक्स्ट जो है ये कवक परपोषी के जिन अंगों को संक्रमित करता है उनके ऊतक पूरे तरह से नष्ट हो जाते हैं और इन अंगों में उपस्थित कवक जाल जो है वो बीजाणुओं में परिवर्तित हो जाता है। थर्ड, आप नेक्स्ट पॉइंट देखो स्टूडेंट्स, जीवन चक्र में एक ही परपोषी जीवन चक्र जो है एक ही परपोषी में पूरा होता है, यानी ये कवक जो है एकाश्रयी ऑटोएशियस है। पक्सिनिया आपको बताया था स्टूडेंट्स हेट्रोएशियस है, भिन्नाशयी है, क्योंकि पक्सिनिया की लाइफ साइकिल जो है उसके लिए 2 परपोषी पादपों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अपोजिट जो ऑस्टिलेगो है ये ऑटोएशियस कवक है क्योंकि इसकी जो लाइफ साइकिल है केवल एक ही परपोषी पर पूरी होती है। बच्चों, जहाँ हम स्मट की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आ जाता है कितनी बार लूज स्मट और कवर्ड स्मट। लूज स्मट को कहते हैं अनावृत कंड और कवर्ड स्मट जिसे नाम से पता चलता है जिसे हम कहते हैं आवृत कंड यानी ढकी हुई। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या डिफरेंस है इन डायग्राम्स द्वारा आप लोग समझिएगा। ये जो है लूज स्मट ऑफ व्हीट, लूज स्मट मतलब निरावृत कंड जो कि गेहूं पे, लूज स्मट ऑफ व्हीट होता है और कवर्ड स्मट है बारले के ऊपर। अब आप इसमें देखिए ये जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है ये गेहूं की बाली पे आप काले काले जो है बीजाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी बाली जो है काले रंग के बीजाणु जो है उसमें परिवर्तित हो गई है और ये जो काले बीजाणु हैं ये एक्चुअल में स्मट स्पोर होते हैं जिन्हें हम क्लैमिडोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब इस निरावृत स्मट में क्लैमिडो बीजाणु जो है शुरू में एक पतली झिल्ली से ढके रहते हैं, लेकिन पुष्पन के समय ये झिल्ली फट जाती है जिसके फलस्वरूप बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु द्वारा धीरे धीरे होता है। तो जो क्लैमिडो बीजाणु हैं वायु द्वारा धीरे धीरे उड़ गए हैं। तो आप देखो सेकंड वाली में जो आपको है बहुत कम जो है काले रंग के क्लैमिडो बीजाणु दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शुरू में तो बीजाणु पतली झिल्ली से ढके होते हैं लेकिन बाद में वायु द्वारा जो है ये बीजाणु उड़ जाते हैं और लास्ट में ऐसी स्टेज आ जाती है केवल हमें नग्न जो है बाली दिखाई देती है। तो बच्चों ये तो हुआ लूज स्मट ऑफ व्हीट। अब जो है आप इसके अपोजिट कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, कवर्ड मतलब आवृत, ढकी हुई, मीनिंग से पता चलता है ढकी हुई। आवृत स्मट में बीजाणु जो है ये तुष यानी ग्लूम अथवा जो अनकण की भित्ति होती है
उससे ढके रहते हैं। अब आप देखो बीजाणु जो है, काले रंग के बीजाणु पूरे पैक्ड हैं। पहले डायग्राम में देखो और दूसरे और तीसरे डायग्राम में भी देखो, जो काले रंग के क्लाइमेडो बीजाणु हैं वो पूरे पैक्ड हैं, कहीं से भी आपको बीजाणु निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बीजाणु जो है अनकण की भित्ति से ढके रहते हैं। इनके बीजाणु परपोषी की बालों, यानी इनकी जब कुटाई होती है बालों की, तब ये बीजाणु जो है अनकण की भित्ति जो है टूट जाती है और बीजाणु जो है बाहर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाम से ही हमें पता चलता है आवृत कंड और निरावृत कंड, और ये डिफरेंस एग्जाम में प्रैक्टिकल में भी मैंने आपको समझाया है कि इसके डिफरेंस आप इसका पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम में कितनी बार आ जाता है स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट, डिफरेंस बिटवीन लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। जनरली ये दो डिफरेंसेस एग्जाम में आ जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम ये तो हुआ आपका डिस्क्रिप्शन कि लूज स्मट और कवर्ड स्मट क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलेगो की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर यानी कायिक संरचना। स्टूडेंट्स, कि ये इसका जो कवक जाल होता है, आप देखो मैंने लिख रखा है, जो कवक जाल होता है बहुकोशिकीय होता है और शाखित होता है। दो विभिन्न टाइप का कवक जाल ऑस्ट्रेलेगो में देखने को मिलता है, प्राथमिक कवक जाल और जिसको हम प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं, और द्वितीय कवक जाल जिसे हम सेकेंडरी माइसीलियम कहते हैं। जहाँ तक प्राथमिक कवक जाल की बात है, आप देखो उसके नीचे लिखा हुआ है कि प्राथमिक कवक जाल का छाप यानी हाइलिन होता है और पटयुक्त होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका में एक अगुणित केंद्रक होता है, अतः इसे एक केंद्र की यानी मोनोकैरियोटिक हम कहते हैं। तो प्राथमिक कवक जाल एक केंद्र की होता है जिसे हम मोनोकैरियोटिक कहते हैं, और इस टाइप के कवक जाल को हम हैप्लोमाइसीलियम, देखो मैंने ब्रैकेट में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, हैप्लोमाइसीलियम कहते हैं। और ये प्राथमिक कवक जाल आप लोग ध्यान रखिएगा कि बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से इसका निर्माण होता है। अगर बेसिडियो बीजाणु पॉजिटिव स्ट्रेन का होगा तो प्राथमिक कवक जाल पॉजिटिव प्रभेद का होगा, और बेसिडियो बीजाणु अगर नेगेटिव स्ट्रेन का होगा तो प्राथमिक कवक जाल जो है ये नेगेटिव स्ट्रेन का होगा। तो ये डिपेंड करता है बेसिडियोस्पोर पॉजिटिव स्ट्रेन का है या नेगेटिव स्ट्रेन का। अब जो है एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राथमिक कवक जाल होता है ये बहुत अल्पकालिक होता है, बहुत कम टाइम के लिए ये रहता है लाइफ साइकिल में। शीघ्र ही ये प्राथमिक कवक जाल जो है द्वितीय कवक जाल में परिवर्तित हो जाता है। अब आप देखिए द्वितीय कवक जाल के नीचे मैंने लिखा है कि द्वितीय कवक जाल पटयुक्त होता है और शाखित होता है। इसकी प्रत्येक केंद्रिका में स्टूडेंट्स ध्यान रखिए दो अगुणित केंद्रक देखने को मिलते हैं, और ऑस्ट्रेलेगो की कायिक प्रवस्था में द्वितीय कवक जाल अत्यधिक शाखित होकर पोषक के विभिन्न अंगों के अंतरकोशिक अवकाशों में फैल जाता है, और इसके कवक तंतु परपोषी कोशिकाओं से चूष्कांगों मतलब हॉस्टेरिया द्वारा अपना भोजन अवशोषित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस जो है प्राथमिक में एक केंद्र की होता है, जबकि द्वितीय कवक जाल जो है द्विकेंद्रिक होता है और दो अगुणित केंद्रक इसमें देखने को मिलते हैं। केंद्रक ध्यान रखना अगुणित होते हैं। नेक्स्ट क्या है आप देखिए, मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, डाइकैरोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। डाइकैरोटाइजेशन, डाई मतलब दो, कैरियो मतलब केंद्रक, मतलब कवक जाल का द्विकेंद्रीय भवन कैसे होगा। प्राइमरी कवक जाल में आपको बताया मोनोकैरियोटिक होता है, एक केंद्रक होता है। प्राथमिक कवक जाल जो है डाइकैरोटाइजेशन या द्विकेंद्रीय भवन जो प्रक्रिया है उससे सेकेंडरी कवक जाल में परिवर्तित होता है, और सेकेंडरी कवक जाल में मैंने आपको बताया कि हर एक कोशिका के अंदर दो केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो अब देखिए द्विकेंद्रीय भवन किससे कहते हैं, मैंने डेफिनेशन लिखी है बच्चों। प्राथमिक अगुणित कवक जाल के द्विकेंद्रीय कवक जाल में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम द्विकेंद्रीय भवन या इंग्लिश में डाइकैरोटाइजेशन कहते हैं।
तो बच्चों ये तो हुआ आपकी डेफिनेशन कि डाइकैरेक्टराइजेशन यानी द्विकेंद्रीय भवन क्या होता है। अब इसके विभिन्न तरीके हैं बच्चों कि अलग अलग टाइप से जो है डाइकैरेक्टराइजेशन होता है। ये जो फिनोमेना है डाइकैरेक्टराइजेशन, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में डाइकैरेक्टराइजेशन होता है, ये आपको 3 तरीके यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो ये आप डायग्राम देखो बच्चों, लिखा है डाइकैरेक्टराइजेशन फ्यूजन ऑफ जर्मिनेटिंग ट्यूब्स, मतलब 2 प्रकार के बेसिक बीजाणु की जनन नलिकाओं के संलयन से। 2 पीले रंग के देखो शुरू में आपको बेसिक बीजाणु दिखाई दे रहे हैं और इसमें रेड कलर का केंद्रक है और दोनों का अंकुरण हुआ है और इसमें जो है जनन नलिकाएं निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप देखो सेकंड डायग्राम के अंदर, तो ये 2 जनन नलिकाएं, आप मानो कि इसमें से एक बेसिक बीजाणु पॉजिटिव प्रभेद का है और एक बेसिक बीजाणु जो है नेगेटिव प्रभेद का है। सेकंड डायग्राम में स्टूडेंट्स दोनों जनन नलिकाएं जो हैं बेसिक बीजाणु की आपस में संपर्क में आती हैं और इनकी जो बीच की भित्ति होती है, स्पर्श बिंदु होती है, वो विलीन हो जाती है तथा एक जनन नलिका का केंद्रक दूसरी जनन नलिका में स्थानांतरित हो जाता है। तो अभी तो एक एक केंद्रक बेसिक बीजाणु में दिखाया है, तो इसमें अब क्या होता है, जो एक बेसिक बीजाणु का केंद्रक जो है दूसरी जनन नलिका के केंद्र दूसरी जनन नलिका में स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार जब केंद्रक स्थानांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, तो द्विकेंद्रीय प्रवस्था स्थापित हो जाती है। ये जनन नलिका द्वितीय कवक जाल में विकसित होती है। तो ये जनन नलिका है, आगे जाके ये जो है सेकेंडरी माइसेलियम या द्वितीय कवक जाल में विकसित होती है। ये तो फर्स्ट आपको तरीका बताया कि कैसे डाइकैरेक्टराइजेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ जर्मिनेटिंग ट्यूब्स। तो 2 प्रकार के बेसिक बीजाणु की जनन नलिकाओं के संलयन से जो है डाइकैरेक्टिक कवक जाल का निर्माण होता है। अब ये सेकंड दिखाया है आपको बच्चों, यूनियन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स, संक्रमण तंतुओं के सम्मिलन से। तो ये पर्टिकुलर जो स्थिति है कि इन्फेक्शन थ्रेड का आपस में मिलना या संक्रमण तंतु का मिलना, ये ऑस्ट्रेलोगोट्रिटिसाई में देखने को मिलती है। अभी इसमें जो ब्राउन कलर का नीचे की तरफ देखिए, ब्राउन कलर का आपको बेसिडियो बीजाणु है। बेसिडियो बीजाणु अंकुरित हो गया है, इसमें से जो है बेसिडियो बीजाणु अंकुरित हो गया है और ये जो कवक तंतु है इसका पट्टीकरण हो गया है और 4 कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं। इन कोशिकाओं में से जो है जनन नलिकाएं जो है इन्फेक्शन थ्रेड संक्रमण तंतुओं का निर्माण होता है। तो प्रत्येक अगुणित कोशिका, ये जितनी कोशिकाएं हैं ये अगुणित हैं, प्रत्येक अगुणित कोशिका में से एक सूक्ष्म नालवन तंतु जो है उत्पन्न होता है। 2 भिन्न प्रभेद के, नेक्स्ट डायग्राम देखिए बच्चों, 2 भिन्न प्रभेद के समीपवर्ती तंतु संलित होकर एक द्विकेंद्रकी कवक तंतु का निर्माण करते हैं। ये आप सेकंड डायग्राम में देखिए, ये द्विकेंद्रकी कवक तंतु का निर्माण हो गया है। ये कवक तंतु, ये संक्रमित तंतु इन्फेक्शन थ्रेड आगे जो है विभाजित होकर द्वितीय कवक जाल या द्विकेंद्रकी कवक जाल का निर्माण करती है। तो बच्चों ये सेकंड तरीका हुआ कि कैसे संक्रमण तंतुओं के सम्मिलन से द्वितीय कवक जाल का निर्माण होता है। अब थर्ड तरीका है कैसे द्वितीय कवक जाल का निर्माण होता है डाइकैरेक्टराइजेशन की प्रक्रिया से। ये आप दिखाए हाइफल फ्यूजन, प्राथमिक कवक तंतुओं के संलयन से, या इंग्लिश में कहेंगे बाय फ्यूजन बिटवीन प्राइमरी हाइफी। अब देखिए आप लोग इसमें कि इसमें 2 पीले रंग के, ये तो वाइट कलर की जो सफ़ेद कलर की परपोषी पादप की कोशिका हैं, उसके एपिडर्मिस के ऊपर आप देखो 2 बेसिडियो बीजाणु हैं। आप मान के चलिए एक पॉजिटिव प्रभेद का है स्टूडेंट्स और एक नेगेटिव प्रभेद का है। बेसिडियो बीजाणु जो है अंकुरित होके जो है प्राइमरी हाइफा प्राथमिक कवक तंतु का निर्माण किया है बेसिडियो बीजाणु ने, और येलो कलर का जो कवक तंतु है ये परपोषी की एपिडर्मिस को भेदते हुए ये अंतर कोशिका अवकाशों में कवक जाल धीरे धीरे फैल गया है।
अब दो तरह के अलग अलग प्रभेद के बेसिडो बीजाणु हैं, तो दो अलग अलग तरह के जो है कवक तंतुओं का, प्राइमरी कवक तंतुओं का निर्माण होता दिखाई दे रहा है। परपोषी ऊतक में दो विविध प्रभेदों के कवक तंतुओं के कायिक युग्मन, यानी उसमें कायिक दो विभिन्न प्रभेद के कवक तंतु का कायिक युग्मन होगा, यानी सोमेटोगेमी होगी, जिसके फलस्वरूप जो है आप ये कोशिका देखो बच्चों, जो मैंने आपको एनलार्ज करके दिखाई है, द्विकेंद्रिक कोशिका का जो है निर्माण हो गया है। अब ये द्विकेंद्रिक कोशिका का निर्माण हो गया है। ये द्विकेंद्रिक कोशिका क्लैंप बंधनों द्वारा या क्लैंप कनेक्शन द्वारा अनेक बार विभाजित होकर द्वितीयक कवक जाल का निर्माण करेगी। तो बच्चों ये डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिया कि प्राथमिक कवक जाल से सेकेंडरी कवक जाल का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट 1 में मैंने आपको बता दिया ऑस्ट्रेलेगो के कायिक संरचना, लूज स्मट और कवर्ड स्मट में क्या अंतर है, और प्राइमरी कवक जाल जो है सेकेंडरी कवक जाल में कैसे परिवर्तित होता है। 3 तरीके मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलेगो में रिप्रोडक्शन। थैंक यू।